अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर फयाज अली। मैं लेक्चरर हूं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। चलें स्टार्ट करते हैं इस ग्रेडियंट की डेफिनेशन से। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे ग्रेडियंट की। स्केलर फील्ड देखेंगे क्या होता है, उसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। और कुछ हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड की एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि ग्रेडियंट कैसे लिया जाता है किसी भी स्केलर फील्ड का। इसके अलावा हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे ग्रेडियंट का। और हम इसकी फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है, जो फिजिकल मीनिंग है ग्रेडियंट का, उसको डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास डेफिनेशन। ग्रेडियंट होता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज या मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ अ स्केलर फंक्शन। देखिए अब हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज जो है ये दो तरह का होता है। जो रेट ऑफ जो हम चेंज लेते हैं ये दो तरह का होता है। एक हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन या विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। हमारे पास कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो टाइम के साथ, टाइम को चेंज करने के साथ चेंज होती है, यानी कि वो टाइम डिपेंडेंट है। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि पोजीशन को चेंज करने से चेंज होती है, उनकी वैल्यू वो पोजीशन डिपेंडेंट है। और कुछ ऐसी भी है जो दोनों पे डिपेंड करती हैं, टाइम पे भी पोजीशन पे भी। तो फिर हम एक एट अ टाइम देखते हैं कि हम उसकी किसके जो उसमें जो चेंज आ रहा है वो किसके विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं। तो जैसे हमारा हम आमतौर पे जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, इनका चेंज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, के टाइम के साथ इनका जो चेंज आता है। तो ये है टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल्स। और कुछ है हमारे पास जो टाइम पे नहीं बल्कि पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे हमारे पास लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी अर्थ से ग्राउंड से उठा के किसी हाइट एच तक लेके जाते हैं। तो अब हम इस हाइट एज तक जब लेके गए हैं, तो लेके जाने में जितना हम वर्क डन कर रहे हैं वो इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब हम इसको यहाँ पे पूरा दिन भी लेके इस पॉइंट पे, इस हाइट पे खड़े रहेंगे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये टाइम के साथ साथ टाइम के चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, यानी कि ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि ये पोजीशन पे डिपेंड कर रही। पोटेंशियल एनर्जी कब चेंज होगी? जब हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। तो ये जो टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं उनके लिए उनको हम पीछे डिस्कस कर भी चुके हैं, आप इंटर लेवल में पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी वगैरह। अब कुछ पोजीशन डिपेंडेंट है। जैसे अब आप लोगों ने सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा, जिसमें पोजीशन के साथ जो चेंज आ रहा था, पोटेंशियल के अंदर जो पोजीशन के साथ चेंज आ रहा था। अब यहाँ पे ग्रेडियंट भी इसीलिए हम यूज करते हैं जब हमने पोजीशन के विद रिस्पेक्ट चेंज देखना हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रेडियंट क्या है कि मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज, जो किसी भी स्केलर फंक्शन के अंदर मैक्सिमम जो रेट ऑफ इंक्रीज है, ये जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है स्केलर फंक्शन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। और ये जो चेंज है ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हमेशा होता है। इसको हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे स्केलर फील्ड क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो जैसे हमने पीछे वेक्टर फील्ड डिस्कस किया पीछे, इसी तरह स्केलर फील्ड क्या होता है कि स्पेस के अंदर हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को किसी सर्टेन पॉइंट पे एक यूनिक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि द फील्ड दैट टेक्स अ सिंगल वैल्यू एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट के ऊपर उस स्केलर क्वांटिटी की एक सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो उस ऐसे फील्ड को हम स्केलर फील्ड कहते हैं। अच्छा, एक इसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ग्रेडियंट हमेशा हम स्केलर फील्ड का लेते हैं, लेकिन जो आंसर आता है वो एक वेक्टर फील्ड आता है। यानी कि स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट लिया जाता है, लेकिन जो आंसर आता है वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो ये स्केलर फील्ड की आगे एग्जांपल्स हैं बहुत सी। कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन की है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू मास है, ड्यू टू चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू चार्ज, टेम्परेचर, प्रेशर। तो ये सारी जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये सारी की सारी ये सारी स्केलर फील्ड्स की एग्जांपल्स हैं। अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि भाई एक्चुअली में इससे मुराद क्या है, ये जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है या मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज है, इसका क्या मतलब है, इसको हम डिस्कस करते हैं।
तो देखें, यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम किया। सपोज करें कि ये हमारे पास एक रूम का कॉर्नर है। तो ये एक्स एक्सिस है। ये यानी कि एक रूम की, एक आप समझ लें कॉर्नर को ओरिजिन मान लें। तो ओरिजिन से एक तरफ अगर आप ओरिजिन पे रूम के एक कॉर्नर पे खड़े हों तो राइट साइड पे आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है। और लेफ्ट साइड पे जी एक्सिस है, और जो ऊपर की तरफ है आपका ये वाई एक्सिस है। सपोज करें ये एक रूम के अंदर कहीं पे कोई किसी जगह के ऊपर हीटर पर प्लेस किया हुआ है, जिसकी वजह से रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन को चेंज करने के साथ साथ। एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हम देख रहे हैं कि पोजीशन को चेंज करने के साथ साथ उसके रूम के टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो सपोज करें अगर मैं ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ 2 स्टेप मूव करता हूँ। ठीक है। और मैं देखता हूँ उन्हीं के टेम्परेचर में जो चेंज आता है, वो सपोज टेम्परेचर में जो चेंज टेम्परेचर जो हो जाता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और इसी तरह मैं जब अलोंग वाई एक्सिस इसी तरह इतने ही 2 स्टेप्स ही मूव करता हूँ, जब मैं अलोंग वाई एक्सिस तो मैं देखता हूँ जो टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है, वो चेंज है सपोज जो टेम्परेचर बन जाता है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसी तरह जब मैं अलोंग जी एक्सिस मूव करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो मेरा टेम्परेचर है वो 2 स्टेप मूव करने पे ही 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो आप देखें, आप अलोंग ओरिजिन से या उस रूम के कॉर्नर से आप अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, वाई एक्सिस और जी एक्सिस मूव कर रहे हैं, तीनों दफा चेंज आ रहा है। सपोज टेम्परेचर हमारा एक स्केलर फील्ड है। तो अब आप देखें टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है, हमने उतना ही मूव किया लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस, और टेम्परेचर के अंदर आप देखें तो हर दफा चेंज आ रहा है। और पोजीशन को चेंज करने से हर दफा चेंज आ रहा है। तो अब इन तीनों में हम ग्रेडियंट किसको कहेंगे, यानी कि टेम्परेचर का जब मैंने चेंज ले रहा हूँ मैं, वो एक्स एक्सिस के साथ भी आ रहा है, टेम्परेचर का चेंज वाई एक्सिस के साथ भी आ रहा है, जी एक्सिस के साथ भी आ रहा है। तो हमने देखना है कि इन तीनों में जो जो चेंजेस आ रही हैं, इनमें से मैक्सिमम चेंज कौन सी है। तो आप देखें तो अलोंग जी एक्सिस जो चेंज है ना, वो मैक्सिमम है। जो टेम्परेचर के अंदर अलोंग जी एक्सिस चेंज है ये मैक्सिमम है। तो फिर मैं इसको कहूंगा कि ये मेरा ग्रेडियंट है, ये टेम्परेचर का ग्रेडियंट है। अब देखें अलोंग एक्स एक्सिस भी चेंज आ रहा है, वाई भी चेंज आ रहा है, लेकिन हम इसको ग्रेडियंट नहीं कहेंगे। ग्रेडियंट उसको कहेंगे जिसमें मैक्सिमम जिस डायरेक्शन में चेंज आ रहा हो उसको हम जो ग्रेडियंट है उसी उसी को सिर्फ कहेंगे कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास मैक्सिमम चेंज आ रहा हो स्केलर फंक्शन के अंदर। अच्छा, अब ये जो मैक्सिमम चेंज है, चूंकि ग्रेडियंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिया स्केलर क्वांटिटी का जाता है, लेकिन आंसर वेक्टर क्वांटिटी। अगर यहाँ पे आप देखें ये वेक्टर क्यों है, अब यहाँ पे आप देखें तो जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है चेंज। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये डायरेक्शन जो है ये ग्रेडियंट की डायरेक्शन बन जाएगी, जिसके अंदर इस तरफ इसका मैक्सिमम रेट ऑफ जो चेंज है स्केलर फंक्शन के अंदर आ रहा है। तो चूंकि इसकी अब स्पेसिफिक डायरेक्शन भी हो गई है, तो इसलिए ये ग्रेडियंट जो है स्केलर फील्ड का ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी ये डायरेक्शन उधर होगी जिधर मैक्सिमम चेंज है, और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा जो चेंज आ रहा है, या जो स्केलर फंक्शन जो मैक्सिमम जो उसके अंदर जो मैक्सिमम चेंज आ रहा है, जो मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है, वो रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास स्केलर फंक्शन फाई है जो कि पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जी। और हम इसको डिफाइन करते हैं डेल ग्रेडियंट इस स्केलर फंक्शन फाई का अगर हमने लेना हो तो कैसे लिखेंगे, डेल फाई। और करली बाय करली एक्स, आई यूनिट वेक्टर, इसका करली बाय करली वाई, जे यूनिट वेक्टर, करली बाय करली जी, के यूनिट वेक्टर। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये करली बाय करली एक्स ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है। तो ये हम कंप्लीट डेरिवेटिव यूज तब करते हैं जब हमारे पास इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ वो एक हो। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज्यादा हो तो फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास 3 है, यहाँ पे फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे जो चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, अब हम इसको मल्टीप्लाई अगर अगर फाइव को कर दें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे आई जे के साथ आ रहा है आपके डेल फाई के साथ, जब आपने फाई सिंपल एक स्केलर फंक्शन था, लेकिन जब हमने इसका ग्रेडियंट लिया तो ये है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ गया। आप देख सकते हैं आई जे के यूनिट वेक्टर साथ लिखे हैं जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो डेल है, ठीक है, अच्छा इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्रेड फाई, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और डेल फाई भी लिख सकते हैं। ये जो डेल है एक्चुअली में डेल की अपनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। डेल डेल क्या काम क्या है, डेल जब किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है तो उस फंक्शन से हमें
इंफॉर्मेशन लेके हमें दे देता है। यानी कि इस डेल, ये जो ऑपरेटर है, इसको हम वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी या डेल ऑपरेटर या नेबुला भी कहते हैं। इसकी अपनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये जब किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है तो ये हमें वहां से उस फंक्शन से इंफॉर्मेशन लेके देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो डेल ऑपरेटर है, अगर ये फंक्शन किसी स्केलर फंक्शन फाई के ऊपर ऑपरेट करता है तो ये हमें देता है ग्रेडियंट। ये हमें ग्रेडियंट देगा। और अगर ये जो डेल ऑपरेटर है, अगर ये किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हम ले तो ये हमें डाइवर्जेंस देगा। और इसी जो डेल ऑपरेटर का हम किसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो ये हमें कर्ल देगा। तो इसलिए इस डेल ऑपरेटर की अपनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जब हम किसी को इस किसी फंक्शन के ऊपर इसको ऑपरेट करते हैं, चाहे वो स्केलर फंक्शन हो या वेक्टर फंक्शन हो, तो उससे हमें फिर इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ग्रेडियंट, कर्ल या डाइवर्जेंस में फिर कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हम ऐसे ग्रेडियंट को, कॉन्सेप्ट को, इसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकालने के लिए हम एक लेवल सरफेसेस का कॉन्सेप्ट अज्यूम करते हैं। लेवल सरफेसेस कौन सी होती हैं? ऐसी सरफेस जिसके ऊपर तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं स्केलर फील्ड के तमाम पॉइंट्स की वैल्यू सेम हो, उस सरफेस को हम लेवल सरफेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज करें कि हमने दो लेवल सरफेसेस अज्यूम की हैं। एक है हमारे पास एक S1 है सरफेस, एक लेवल सरफेस S2 है। इसको हम लेवल या आइसो सरफेसेस कभी का नाम भी देते हैं, लेवल सरफेसेस भी कहते हैं और आइसो सरफेसेस का नाम भी देते हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो ये लेवल सरफेस जो S1 है, इस S1 के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट अज्यूम करूं तो यानी कि जितने भी पॉइंट्स होंगे इस S1 सरफेस के ऊपर, उन तमाम पॉइंट्स का जो स्केलर तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो स्केलर फंक्शन है उसकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, कोई भी। लेकिन इसी तरह S2 जो पॉइंट सरफेस है, इसके ऊपर मैं कोई भी पॉइंट अज्यूम करूं या जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर होंगे, तमाम पॉइंट्स पे स्केलर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। लेकिन याद रखें, S1 से S2 की तरफ जब आप मूव करेंगे तो स्केलर फंक्शन में चेंज आएगा। इस पूरी सरफेस के ऊपर वैल्यू सेम है स्केलर फंक्शन की, और इस तरह इस पूरी सरफेस के ऊपर सेम है, लेकिन इन दोनों सरफेसेस की आपस में डिफरेंट है। यानी कि अगर S1 सरफेस पे जो स्केलर फंक्शन है उसकी वैल्यू फाई है, जब हम S1 से S2 की तरफ मूव करेंगे तो ये फाई से जो है ना फाई प्लस डी फाई हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो चेंज आएगा वो डी फाई का चेंज आएगा इस स्केलर फंक्शन के अंदर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? अब ये सपोज करें जी कि ये ए हमारा पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है। अब हमने S1 सरफेस से S2 सरफेस तक जाना है। अब इस S1 से S2 तक जाने में हमारे पास इनफाइनाइट पाथ, इनफाइनाइट वेज है। तो हम उससे कोई से दो सपोज कर लेते हैं। एक को मैं बिल इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के साथ में जा रहा हूँ, एक S1 से S2 सरफेस पे, और दूसरे में मैं स्ट्रेट लाइन यानी कि नॉर्मल टू दी सरफेस में जा रहा हूँ। दो मैंने वेज लिए। अब आप देखें तो जब हम ए से यानी कि S1 से S2 की तरफ मूव करते हैं अलोंग ये ए सी पाथ जो है, यानी कि डी आर जो लेंथ है, जब मैं इसको यूज करता हूँ तो स्केलर फंक्शन में जो चेंज आ रहा है हमारे वो आ रहा है D5। आपको मैंने बताया कि S1 से S2 तक जाते हुए जो स्केलर फंक्शन में चेंज आएगा वो D5 आएगा। अच्छा, अब ये डी आर लेंथ जब मैं मूव करूंगा तो जो स्केलर फंक्शन में चेंज आएगा वो डी फाई आएगा, फाई से डी फाई हो जाएगा। यहाँ पे फाई है तो इधर डी फाई हो जाएगा। अब अगर मैं यूनिट लेंथ मूव करूँ यानी कि डी आर को मैं इधर डिवाइड कर दूं, तो यूनिट लेंथ जब मैं मूव कर दूंगा तो स्केलर फंक्शन के अंदर जो इंक्रीज आएगा वो डी फाई बाई डी आर आएगा। अब मैंने देखना है कि स्केलर फंक्शन के अंदर जो फिर मैं सिंपल कह सकता हूँ कि ये रेट ऑफ इंक्रीज है जो स्केलर फंक्शन में वो डी फाई बाय डी आर है। अब अगर मैंने ये देखना हो कि मैक्सिमम चेंज जो आ रहा है स्केलर फंक्शन फाई के अंदर वो क्या है, तो मैक्सिमम चेंज के लिए डी फाई बाय डी आर के इनके इसका मैं मैक्सिमम चेंज मैं देखना चाह रहा हूँ। तो ये जो मैक्सिमम चेंज आएगा इस S1 सरफेस से S2 सरफेस तक जाते हुए, जो स्केलर फंक्शन में मैक्सिमम चेंज आएगा उसको हम ग्रेडियंट ऑफ फाई कहते हैं। अब ये जो मैक्सिमम चेंज है ये कब आएगा? देखें, डी फाई बाई डी आर, ये वाली क्वांटिटी मैक्सिमम कब होगी? ये मैक्सिमम तभी होगी जब ये जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉल हो। हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा जितना स्मॉल होता है उतना ही आंसर बड़ा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 है तो 5 मैं 2 पे डिवाइड करूं और 5 को मैं 4 पे डिवाइड करूं, तो आंसर बड़ा कब आएगा? जब डिनोमिनेटर स्मॉल है, यानी कि 5/2 के केस में। तो डिनोमिनेटर जितना स्मॉल होता है हमारा जो आंसर है वो भी उतना बड़ा आएगा।
तो इसका मतलब है अगर मैं चाहता हूँ d5/dr का जो आंसर है वो मैक्सिमम आए, तो उसके लिए क्या होगा, कि डिनोमिनेटर dr जो है, ये जो लेंथ है, ये स्मॉल होनी चाहिए। तो ये स्मॉल सबसे शॉर्ट तब होगी, मिनिमम डिस्टेंस तभी होगा जब मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा। तो यानी कि मैं dn जब लेंथ मूव करूंगा, तभी जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉल आएगा। इसका मतलब है, अब देखें, ए से सी तक जाते हुए भी चेंज आएगा स्केलर फंक्शन में, ए से बी तक जाते हुए भी चेंज आएगा। लेकिन जो मैक्सिमम किस पाथ के अलोंग जाते हुए चेंज आया है, वो है जब अब मैं डी एन के अलोंग मूव करूंगा, जब मैं ए से बी जाऊंगा तब मैक्सिमम चेंज आएगा। ठीक है। तो फिर ये होगा, तो फिर मैं इसको लिखूंगा d5/dr को, मैं इस जो मैक्सिमम चूंकि चेंज मैं ले रहा हूँ, तो मैं इसको d5/dn लिखूंगा। यहाँ पे जो dn है, इसको हम डिफाइन करते हैं, जो dn वेक्टर, ये dn इंटू एन यूनिट वेक्टर के बराबर है। एन यूनिट वेक्टर, एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। आप देख सकते हैं कि इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए एन यूनिट वेक्टर साथ लगाया है कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है, नॉर्मल टू दी सरफेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रेडियंट के अंदर चेंज आ रहा है, वो मैक्सिमम तब चेंज आया जब हमने सरफेस टू दी सरफेस के नॉर्मल जब मूव किया, यानी कि जब हम परपेंडिकुलरली मूव करेंगे सरफेस से, तब मैक्सिमम चेंज आएगा, तभी मिनिमम डिस्टेंस होगा। और इसीलिए हम ग्रेडियंट को बार दफा इस तरह भी कहते हैं, मैक्सिमम चेंज विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस तभी है जब हम स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई का, या फिर हम ये इस तरह फिर d5/dn लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ग्रेडियंट और स्केलर फंक्शन का किसी भी तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखेंगे, साथ में एन यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर आएगा जो कि डायरेक्शन बताएगा। ये एन यूनिट वेक्टर बताएगा कि हमारे जो ग्रेडियंट की डायरेक्शन क्या है। अब देखें, ये जो एन यूनिट वेक्टर के साथ ये d5/dn है, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड ग्रेडियंट का, और एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता रहा है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक्चुअली में हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो ग्रेडियंट फाई है, ये डेल फाई के बराबर है, यानी कि हम ग्रेडियंट ऑफ फाई को डेल फाई भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए जो इक्वेशन 1 आई है, इसके साथ डी आर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो डी आर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लें दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, जो कि थीटा बन रहा है। अब हमें पता है एन यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड वो 1 होती है, तो डी आर कॉज ऑफ थीटा बच गया हमारे पास। अब ये देखेंगे, जो डी आर कॉज ऑफ थीटा है, ये एक्चुअली में है क्या। अब अगर आप ये डायग्राम देखें, तो इसके अंदर है, ये जो वेक्टर, ये जो डी आर वेक्टर, अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं, इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करूं, तो ये वाला जो है इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको मैं कहूंगा कि ये डी आर साइन ऑफ थीटा। और ये वाला जो है इसका, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट बन जाएगा जो इसके डी एन की अलोंग होगा, और ये कौन सा होगा, ये होगा हमारे पास डी आर कॉज ऑफ थीटा। तो इसका मतलब डी आर कॉस थीटा, एक्चुअली में मैं इसको कह सकता हूँ कि वो डी एन के बराबर है। तो फिर यहाँ पे मैं जो वही लिख दिया मैंने, कि जो डी आर कॉस थीटा की जगह क्या लिख दिया, डी एन लिख दिया। अब आप देखें तो ये डी एन से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी बच जाएगा ग्रेडियंट, ग्रेड फाइव और डी आर इज इक्वल टू डी ऑफ फाइव। अब हम ये सपोज करें कि जो स्केलर फंक्शन को है फाइव, जिसको हम फिर से मैं दोबारा ज्यूम कर रहा हूँ। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशियल लेंगे। तो जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई और जी लेंगे, तो इस तरह मैं लिखूंगा डी फाई आ जाएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साथ में डी एक्स। अब ये जो पार्शियल करली फाई बाय करली एक्स है, ये हमें ये इक्वेशन, ये टर्म ये बता रही है कि जो एक्स एक्सिस में इस फंक्शन फाई, जो स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन फाई एक्स एक्सिस के अलावा कितना चेंज आया है। यानी कि एक्स को चेंज करने से जो फाई के अंदर चेंज आ रहा है, ये टर्म वो बता रही है। जो डी एक्स क्या बता रहा है, कि कितना चेंज आएगा। ठीक है, एक्स को चेंज करने से डी फाई में चेंज आएगा, स्केलर फंक्शन फाई में कितना चेंज आएगा वो डी एक्स बताएगा। इसी तरह लॉन्ग वाई एक्सिस जो चेंज आ रहा है, वो ये टर्म बता रही है। तीसरी टर्म बता रही है लॉन्ग जी एक्सिस जो चेंज आ रहा है, वाई को चेंज करेंगे तो फाई चेंज होगा, कितना चेंज होगा वो डी फाई बता रहा है। इसी तरह ये थर्ड टर्म है जो कि लॉन्ग जी एक्सिस बता रही है। अगर आप इसको गौर से देखें,
तो ये एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, करली फाई बाय करली एक्स। अगर आप देखें तो ये डॉट प्रोडक्ट ही है, यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट को क्लोज करके ही लिखा गया है। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो यू बन जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूं, आई को आई से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा। फिर जे को जे से मल्टीप्लाई करूँ दूसरी टर्म, इसी तरह जी को जी से मल्टीप्लाई करूँ, के को के से सॉरी मल्टीप्लाई करूँ, तीसरी टर्म आ जाएगी। तो ये वही बन जाएगा, तो इसलिए इसको जो है ना वो ओपन करके इस तरह लिख सकते हैं हम। अच्छा, अब ये जो टर्म है ये हमारे पास डी आर के बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि जो आर होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। जब हम इस आर का डिफरेंशियल ले लूंगा मैं, तो ये आ जाएगा डी एक्स। आर का जब मैं डिफरेंशियल ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको मैं सिंपल डी आर लिख सकता हूँ। अच्छा, अब ये इक्वेशन 3 आ गई। अगर आप इन दोनों 2 और 3 को कंपेयर करें तो डी फाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर। तो ये वही लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखें डी आर दोनों तरफ है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी ग्रेडियंट ऑफ फाई हमारे पास रह जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हम फाई को बाहर भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये वाली जो टर्म है, ये ऊपर मैंने आपको बताया कि ये डेल का फॉर्मूला है, ये एक्चुअली में ये डेल है। ठीक है, डेल ऑपरेटर है ये वाला सारा, करली बाय करली एक्स। तो इसकी जगह डेल लिख दिया तो ये फाई वैसे ही, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ग्रेड फाई जो है ये डेल फाई के बराबर है। अच्छा, अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखते हैं। ग्रेडियंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये मैं बता सकूं आपको पहले ही, कि स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट कर देता है। ये पॉइंट हो गया। अच्छा, अब ये जो स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट है, चूंकि इसमें ये आंसर वेक्टर आता है तो मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी वेक्टर की। तो मैग्नीट्यूड क्या होगी, कि वो जो मैक्सिमम रेट ऑफ जो चेंज है वो मैग्नीट्यूड है, और जिस तरफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है उस तरफ ग्रेडियंट की डायरेक्शन होगी। और ये अगर किस तरफ होगी, अलोंग दी, ये डेफिनेटली नॉर्मल टू दी सरफेस होगी। इस चीज को हम यहाँ पे इस तरह प्रूव भी कर सकते हैं, करें कि ये हमारे, मैंने एक सरफेस यहाँ पे जूम किया है, एक सरफेस। अब इस सरफेस के अलोंग जब हम मूव कर रहे होंगे, इस सरफेस के अलोंग जब हम मूव कर रहे होंगे, तो सपोज मूव करते हुए जब इस सरफेस के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो है डी आर, किसी पॉइंट पे जो वैल्यू है। अच्छा, अब जो स्केलर फंक्शन है हमारा यहाँ पे, जो इसके अंदर, अब चूंकि ये आइसो सरफेस है, लेवल सरफेस है ये, तो इस पूरी सरफेस के ऊपर जो फाई जो स्केलर फंक्शन है उसकी वैल्यू सेम होगी। जब इसकी वैल्यू सेम होगी तो इसके अंदर जो चेंज आएगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। तो जब चेंज जीरो होगा तो मैं फिर लिख सकता हूँ कि डेल डेल फाई डॉट डी आर, ये किसके बराबर है, ये चूंकि डी फाई के बराबर और डी फाई जीरो है तो ये जीरो आ जाएगी। ये ऊपर हम इक्वेशन डिस्क्राइब कर चुका हूं मैं। अच्छा, अब ये जीरो है तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, डेल फाई डी आर कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब जो डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि कॉज ऑफ थीटा, या अब ये टर्म तो जीरो डेफिनेटली नहीं हो सकती। तो कॉस थीटा जो है ना ये जीरो हो जाए, कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। और कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि जो डेल फाई और डी आर के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और डेल फाई क्या है एक्चुअली में, डेल फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई है, यानी कि जिस तरफ जो ये ग्रेडियंट, जो स्केलर फंक्शन का जो ग्रेडियंट है उसकी डायरेक्शन हमें क्या होगी, वो इस सरफेस के डी आर के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, यानी कि जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा। ये है हमारा डेल फाई। तो ये किस तरफ है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो ये मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मल टू दी सरफेस होगा हमेशा। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि आप कोई भी, अगर आपको स्केलर फंक्शन दिया गया हो, किसी भी स्केलर फंक्शन की वैल्यू दी गई हो, तो आपने उस स्केलर फंक्शन का जो ग्रेडियंट है वो किस तरह से फाइंड करना है। तो सपोज करें कि मैं एक स्केलर फंक्शन ले रहा हूँ, फाई जो है मेरे पास, सपोज ये मेरे पास एक स्केलर फंक्शन है फाई, और इसकी वैल्यू मैं सपोज ले रहा हूँ जी 2x प्लस
3y² माइनस साइन ऑफ z। सपोज ये हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है। अब इसका मैं कहता हूँ कि ग्रेडियंट फाइंड करें। तो ग्रेडियंट जब हम इसका फाइंड करेंगे डेल फाई, तो डेल फाई का इसका फॉर्मूला क्या होगा? कर्ल बाय करली एक्स फाई आई यूनिट वेक्टर प्लस करली बाय करली वाई जे यूनिट वेक्टर फाई आएगा साथ में, करली बाय करली जी फाई साथ में, और साथ में के यूनिट वेक्टर। अच्छा, तो अब जब हम इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, देखें, इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब लेंगे तो वाई जी वाला जीरो हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? टू डेरिवेटिव टू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू डेरिवेटिव होगा, ये आई वैसी, प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे इस फाई का, तो जो वाई जब विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो एक्स और जी तो जीरो हो जाएगा, तो 3y² का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव हमारे पास? 6y, और जे साथ वैसी, और माइनस, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है तो ये आ जाएगा माइनस कॉज ऑफ जी। अब विद रिस्पेक्ट टू जी लेंगे तो एक्स वाई वाला जीरो हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू जी, और ये के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास। किसी एग्जांपल से आपको बता दिया कि किसी भी कोई भी आपको स्केलर फंक्शन दिया गया हो तो उसका ग्रेडियंट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, अगली क्लास में हम इंशाल्लाह डाइवर्जेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे।